किताबी कीड़ा में प्रस्तुत है शहादत हसन मंटो की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां अश्लील या गंदी लगती हैं तो जिस समाज में आप रह रहे हैं वह अश्लील और गंदा है, क्योंकि ये कहानियां केवल सच दर्शाती हैं। आज की कहानी है बू। ऐसे ही दिन थे बरसात के। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते ऐसे ही नहा रहे थे। सागवान के इस स्प्रिंगदार पलंग पर, जो अब खिड़की के पास थोड़ा इधर सरका दिया गया था, एक घाटन लौंडिया रणधीर के साथ लिपटी हुई थी। खिड़की के पास पीपल के नहाए हुए पत्ते रात के दूधिया अंधेरे में झूमरों की तरह थरथरा रहे थे। और शाम के वक्त जब दिन भर एक अंग्रेजी अखबार की सारी खबरें और इश्तेहार पढ़ने के बाद कुछ सुस्ताने के लिए वह बालकनी में आ खड़ा हुआ था, तो उसने उस घाटन लड़की को, जो साथ वाले रस्सियों के कारखाने में काम करती थी और बारिश से बचने के लिए इमली के पेड़ के नीचे खड़ी थी, खांस खांस कर अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था और उसके बाद हाथ के इशारे से ऊपर बुला लिया था। वह कई दिन से तेज किस्म की तन्हाई से उकता गया था। जंग के कारण बंबई की लगभग तमाम क्रिश्चियन छोकरियां, जो सस्ते दामों पर मिल जाया करती थी, औरतों की अंग्रेजी फौज में भर्ती हो गई थी। उनमें से कई एक ने फोर्ट के इलाके में डांस स्कूल खोल लिए थे, जहां सिर्फ फौजी गोरों को जाने की इजाजत थी। रणधीर बहुत उदास हो गया था। उसकी उदासी का एक कारण यह था कि क्रिश्चियन छोकरियां दुर्लभ हो गई थी। दूसरा यह कि रणधीर फौजी गोरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा सभ्य, पढ़ा लिखा और खूबसूरत नौजवान था। लेकिन उस पर फोर्ट के लगभग तमाम क्लबों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, क्योंकि उसकी चमड़ी सफेद नहीं थी। जंग के पहले रणधीर नागपाड़ा और ताजमहल होटल की कई मशहूर और विख्यात क्रिश्चियन छोकरियों से शारीरिक संबंध स्थापित कर चुका था। उसे भली भांति पता था कि इस किस्म के संबंधों के आधार पर वह क्रिश्चियन लड़कियों के बारे में गोरों के मुकाबले कहीं ज्यादा जानकारी रखता था, जिनसे ये छोकरियां फैशन के तौर पर रोमांस लड़ाती हैं और बाद में किसी बेवकूफ से शादी कर लेती हैं। रणधीर ने बस यूं ही हैजल से बदला लेने की खातिर उस घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया था। हैजल उसके फ्लैट के नीचे रहती थी और हर रोज सुबह वर्दी पहनकर कटे हुए बालों पर खाकी रंग की टोपी तिरछे कोण से जमा कर बाहर निकलती थी और ऐसे बागपन से चलती थी जैसे फुटपाथ पर चलने वाले सभी लोग टाट की तरह उसके कदमों में बिछे चले जाएंगे। रणधीर सोचता था कि आखिर क्यों वह उन क्रिश्चियन छोकरियों की तरफ इतना ज्यादा रिझा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि वे अपने जिस्म की तमाम दिखाई जा सकने वाली चीजों की नुमाइश करती हैं, किसी किस्म की झिझक महसूस किए बगैर अपने कारनामों का जिक्र कर देती हैं, अपने बीते हुए पुराने रोमांसों का हाल सुना देती हैं। यह ठीक है, लेकिन किसी दूसरी औरत से भी तो ये विशेषताएं अपेक्षा की जा सकती हैं। रणधीर ने जब घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया तो उसे किसी तरह भी इस बात का यकीन नहीं था कि वह उसे अपने साथ सुला लेगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने उसके भीगे हुए कपड़े देखकर यह सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो बेचारी को निमोनिया हो जाए। सो रणधीर ने उससे कहा कि ये कपड़े उतार दो, सर्दी लग जाएगी। पर रणधीर की इस बात का मतलब समझ गई थी। उसकी आंखों में शर्म के लाल डोरे तैर गए थे। लेकिन बाद में जब रणधीर ने अपनी धोती निकाल कर दी तो उसने कुछ देर सोचकर अपना लहंगा उतार दिया, जिस पर मैल भीगने के कारण और भी उभर आया था। लहंगा उतार कर उसने एक तरफ रख दिया और जल्दी से धोती अपनी रानों पर डाल ली। फिर उसने अपनी भींची भींची टांगों से ही चोली उतारने की कोशिश की, जिसके दोनों किनारे को मिलाकर उसने एक गांठ दे रखी थी। वह गांठ उसके तंदुरुस्त सीने के नन्हे लेकिन सिमटे गढ़े में छिप गई थी। देर तक वह अपने घिसे नाखूनों की मदद से चोली की गांठ खोलने की कोशिश करती रही, जो भीगने के कारण बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। जब थक हार कर बैठ गई तो उसने मराठी में रणधीर से कुछ कहा, जिसका मतलब यह था, मैं क्या करूं, नहीं निकलती। रणधीर उसके पास बैठ गया और गांठ खोलने लगा। जब नहीं खुली तो उसने चोली के दोनों सिरे हाथों में पकड़कर ऐसे जोर से झटका कि गांठ सरासर फैल गई और उसके साथ ही दो धड़कती हुई छातियां एकदम से प्रकट हो गई। क्षण भर के लिए रणधीर ने सोचा कि उसके अपने हाथों ने उस घाटन लड़की के सीने पर नर्म नर्म गुंधी हुई मिट्टी को कमाकर कुम्हार की तरह दो प्यालियों की शक्ल बना दी है। उसकी सेहतमंद छातियों में वही गुदगुदाहट, वही धड़कन, वही गोलाई, वही गरम गरम ठंडक थी जो कुम्हार के हाथों से निकले हुए ताजे बर्तनों में होती है। मटमैले रंग की जवान छातियों ने, जो कुंवारी थी, एक अजीबोगरीब किस्म की चमक पैदा कर दी थी, जो चमक होते हुए भी चमक नहीं थी। उसके सीने पर ये उभार दो दिए मालूम होते थे।
जो तालाब के गंदले पानी पर जल रहे थे। बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह कपकपा रहे थे। उस घाटन लड़की के दोनों कपड़े जो पानी में सराबोर हो चुके थे, एक गंदले ढेर की सूरत में फर्श पर पड़े थे और वह रणधीर के साथ चिपटी हुई थी। उसके नंगे बदन की गर्मी रणधीर के जिस्म में हलचल पैदा कर रही थी, जो सख्त जाड़ों के दिनों में नाइयों के गलीज लेकिन गर्म हमामों से नहाते समय महसूस हुआ करती थी। दिन भर वह रणधीर के साथ चिपटी रही। दोनों जैसे एक दूसरे के साथ गड़मड़ हो गए थे। उन्होंने मुश्किल से एक दो बातें की होंगी, क्योंकि जो कुछ भी कहना सुनना था सांसों, होठों और हाथों से तय हो रहा था। रणधीर के हाथ सारी रात उसकी छातियों पर हवा के झोंकों की तरह फिरते रहे। उन हवाई झोंकों से उस घाटन लड़की के पूरे बदन में एक ऐसी सरसराहट पैदा हो जाती कि खुद रणधीर भी कपकपा उठता। ऐसी कपकपाहट से रणधीर का सैकड़ों बार वास्ता पड़ चुका था। वह इनके मजे भी बखूबी जानता था। कई लड़कियों के नर्म व नाजुक और सख्त सीनों से अपना सीना मिलाकर वह ऐसी कई रातें गुजार चुका था। वह ऐसी लड़कियों के साथ भी रह चुका था जो बिल्कुल अल्हड़ थी और उसके साथ लिपट कर घर की वे सारी बातें सुना दिया करती थी जो किसी गैर के कानों के लिए नहीं होती। वह ऐसी लड़कियों से भी शारीरिक संबंध स्थापित कर चुका था जो सारी मेहनत खुद करती थी और उसे तकलीफ नहीं देती थी। लेकिन यह घाटन लड़की जो इमली के पेड़ के नीचे भीगी हुई खड़ी थी और जिसे उसने इशारे से ऊपर बुला लिया था, बिल्कुल भिन्न किस्म की लड़की थी। सारी रात रणधीर को उसके जिस्म से एक अजीब किस्म की बू आती रही। इस बू को, जो एक ही समय में खुशबू भी थी और बदबू भी, वह सारी रात पीता रहा। उसकी बगलों से, उसकी छातियों से, उसके बालों से, उसके पेट से, जिस्म के हर हिस्से से यह जो बदबू भी थी और खुशबू भी रणधीर के पूरे शरीर में बस गई थी। सारी रात वह सोचता रहा था कि इस घाटन लड़की के बिल्कुल करीब होने पर भी हरगिज इतनी करीब न होती अगर उसके जिस्म से यह बू न उड़ती। यह बू उसके मन मस्तिष्क की हर सिलवट में रेंग रही थी, उसके तमाम नए पुराने अनुभवों में रच गई थी। उस बू ने उस लड़की और रणधीर को जैसे एक दूसरे से एकाकार कर दिया था। दोनों एक दूसरे में समा गए थे, उन अनंत गहराइयों में उतर गए थे जहां पहुंचकर इंसान एक खालिस इंसानी संतुष्टि से महफूज होता है। ऐसी संतुष्टि जो क्षणिक होने पर भी अनंत थी, लगातार बदलती हुई होने पर भी दृढ़ और स्थायी थी। दोनों एक ऐसे जवाब बन गए थे जो आसमान के नीले शून्य में उड़ते रहने पर भी दिखाई देते रहे। उस बू को, जो उस घाटन लड़की के अंग अंग से फूट रही थी, रणधीर बखूबी समझता था। लेकिन समझते हुए भी वह इसका विश्लेषण नहीं कर सकता था। जिस तरह कभी मिट्टी पर पानी छिड़कने से सौंधी सौंधी बू निकलती है, लेकिन नहीं, वह बू कुछ और ही तरह की थी। उसमें लेवेंडर और इत्र की मिलावट नहीं थी, वह बिल्कुल असली थी, औरत और मर्द के शारीरिक संबंध की तरह असली और पवित्र। रणधीर को पसीने की बू से सख्त नफरत थी। नहाने के बाद वह हमेशा अपनी बगलों में पाउडर छिड़कता था या किसी ऐसी दवा का इस्तेमाल करता था जिससे वह बदबू जाती रहे। लेकिन ताज्जुब है कि उसने कई बार, हाँ कई बार, उस घाटन लड़की की बालों भरी बगलों को चूमा और उसे बिल्कुल घिन नहीं आई, बल्कि अजीब किस्म की तुष्टि का एहसास हुआ। रणधीर को ऐसा लगता था कि वह इस बू को जानता है, पहचानता है, उसका अर्थ भी समझता है, लेकिन किसी और को नहीं समझा सकता। बरसात के यही दिन थे। यूं ही खिड़की के बाहर जब उसने देखा तो पीपल के पत्ते उसी तरह नहा रहे थे। हवा में सरसराहटे और फड़फड़ाहटे घुली हुई थी। अंधेरा था, लेकिन उसमें दबी दबी धुंधली सी रोशनी समाई हुई थी, जैसे बारिश की बूंदों के साथ सितारों का हल्का हल्का गुबार नीचे उतर आया हो। बरसात के यही दिन थे जब रणधीर के उस कमरे में सागवान का सिर्फ एक ही पलंग था, लेकिन अब उसके साथ सटा हुआ एक और पलंग भी था और कोने में एक नई ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद थी। दिन यही बरसात के थे। मौसम बिल्कुल ऐसा ही था। बारिश की बूंदों के साथ सितारों की रोशनी का हल्का हल्का गुब्बार उसी तरह उतर रहा था, लेकिन वातावरण में हिना के इत्र की तेज खुशबू बसी हुई थी। दूसरा पलंग खाली था। उस पलंग पर रणधीर औंधे मुंह लेटा खिड़की के बाहर पीपल के झूमते पत्तों पर बारिश की बूंदों का नाच देख रहा था। एक गोरी चिट्टी लड़की अपने नंगे जिस्म को चादर में छिपाने की नाकाम कोशिश करते करते करीब हो गई थी। उसकी सुर्ख रेशमी सलवार दूसरे पलंग पर पड़ी थी, जिसके गहरे सुर्ख रंग के इजारबंद का एक फुदना नीचे लटक रहा था। पलंग पर उसके दूसरे कपड़े भी पड़े थे, सुनहरी फूलदार जम्पर, अंगिया, जांघिया और वह पुकार जो उसने घाटन लड़की के बदन की बू में सूंघी थी।
वह पुकार जो दूध के प्यासे बच्चे के रोने से ज्यादा आनंदमयी होती है। वह पुकार जो स्वप्न के दायरे से निकलकर हमेशा खामोश हो गई थी। रणधीर खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके बिल्कुल निकट ही पीपल के नहाए हुए पत्ते झूम रहे थे। वह उनकी मस्ती भरी कपकपाहटों के उस पार कहीं बहुत दूर देखने की कोशिश कर रहा था, जहां गठीले बादलों में अजीबोगरीब किस्म की रोशनी घुली हुई दिखाई दे रही थी, ठीक वैसी ही जैसी उस घाटन लड़की के सीने में उसे नजर आई थी। ऐसी रोशनी जो आग्रहपूर्ण गुफ्तगू की तरह दबी लेकिन स्पष्ट थी। रणधीर के पहलू में एक गोरी चिट्टी लड़की, जिसका जिस्म दूध और घी में गुधे आटे की तरह मुलायम था, लेटी थी। उसके नींद से मस्त बदन से हिना के इत्र की खुशबू आ रही थी, जो अब थकी थकी सी मालूम होती थी। रणधीर को यह दम तोड़ती और जुनून की हद तक पहुंची हुई खुशबू बहुत बुरी मालूम हुई। उसमें कुछ खटास थी, एक अजीब किस्म की खटास, जैसे बदहजमी की डकारों में होती है, उदास, बेरंग, बेचैन। रणधीर ने अपने पहलू में लेटी हुई लड़की की तरफ देखा। जिस तरफ फटे हुए दूध के बेरंग पानी से सफेद मुर्दा फुटकियां तैरने लगती हैं, उसी तरह इस लड़की की दूधिया जिस्म पर खरासे और धब्बे तैर रहे थे। वह हिना के इत्र की ऊटपटांग खुशबू, दरअसल रणधीर के मन मस्तिष्क में वह बू बसी हुई थी, जो उस घाटन लड़की के जिस्म से बिना किसी बाहरी कोशिश के स्वयं निकल रही थी। वह बू जो हिना के इत्र से कहीं ज्यादा हल्की फुल्की और रस में डूबी हुई थी, जिसमें सूंघे जाने की कोशिश शामिल नहीं थी। वह खुद ब खुद नाक के रास्ते अंदर घुस अपनी सही मंजिल पर पहुंच जाती थी। लड़की के स्याह बालों में मुकैस के कण धूल के कणों की तरह जमे हुए थे। चेहरे पर पाउडर, सुर्खी और मुकैस के इन कणों ने मिलजुल कर एक अजीब रंग पैदा कर दिया था, बेनाम सा उड़ा उड़ा रंग। और उसके गोरे सीने पर कच्चे रंग की अंगिया ने जगह जगह सुर्ख धब्बे बना दिए थे। छातियां दूध की तरह सफेद थी, उनमें हल्का हल्का नीलापन भी था। बगलों में बाल मुड़े हुए थे, जिसकी वजह से वहां सुरमई गुबार सा पैदा हो गया था। रणधीर लड़की की तरफ देख देख कर कई बार सोच चुका था, क्या ऐसा नहीं लगता जैसे मैंने अभी अभी कीले उखाड़ कर उसे लकड़ी के बंद बॉक्स से बाहर निकाला हो। किताबों और चीनी के बर्तनों पर हल्की हल्की खराशें पड़ जाती हैं। ठीक उसी तरह उस लड़की के जिस्म पर भी कई निशान थे। जब रणधीर ने उसी तंग और चुस्त अंगिया की डोरी खोली थी, तो उसकी पीठ और सामने सीने पर नर्म नर्म गोश्त पर झुर्रियां सी थीं, और कमर के चारों तरफ कसकर बांधी हुई डोरियों के निशान। वजनी और नुकीले नेकलेस से उसके सीने पर कई जगह निशान और खराशें पड़ गई थी, जैसे नाखून से बड़े जोर से खुजाया गया हो। बरसात के यही दिन थे। पीपल के नर्म नर्म पत्तों पर बारिश की बूंदें गिरने से वैसी ही आवाज पैदा हो रही थी, जैसी रणधीर उस दिन सारी रात सुनता रहा था। मौसम बेहद सुहाना था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उसमें हिना के उत्र की तेज खुशबू घुली हुई थी। रणधीर के हाथ बहुत देर तक उस गोरी चिट्टी लड़की के कच्चे दूध की तरह सफेद सीने पर हवा के झोंकों की तरह फिरते रहे थे। उसकी उंगलियों ने उस गोरे गोरे बदन में कई चिंगारियां दौड़ती हुई महसूस की थी। उस नाजुक बदन में कई जगहों पर सिमटी हुई कपकपाहटों का भी उसे पता चला था। जब उसने अपना सीना उसके सीने के साथ मिलाया, तो रणधीर के जिस्म के हर रोंगटे ने उस लड़की के बदन के छिड़े हुए तारों की आवाज सुनी थी, मगर वह आवाज कहाँ थी। रणधीर ने आखिरी कोशिश के तौर पर उस लड़की के दूधिया जिस्म पर हाथ फेरा, लेकिन उसे कोई कपकपी महसूस न हुई। उसकी नई नवेली पत्नी, जो एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बेटी थी, जिसने बीए तक शिक्षा पाई थी और जो अपने कॉलेज के सैकड़ों दिलों की धड़कन थी, रणधीर की किसी भी चेतना को न छू सकी। वह हिना की खुशबू में उस पू को तलाश रहा था, जो उन्हीं दिनों में जबकि खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते बारिश में नहा रहे थे, उस घाटन लड़की के मैले बदन से आई थी। यह थी शहादत हसन मंटो की कहानी बू। इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।